बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं। और कल जो बड़ा फैसला हुआ स्कूल्स के हवाले से, हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल मालिकान उस पर सीख पा नज़र आया और इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनके मालिकान ये कह रहे हैं कि जी कोविड बच्चों में तो हो ही नहीं रहा, इसके बावजूद हुकूमत बारहा उनको परेशान कर रही है। स्कूल्स बंद करने का फैसला किसी भी तौर बेहतर नहीं है। साथ ही साथ जिन स्कूल्स में पेपर हो रहे हैं, मामला उन स्कूलों का है कि अब पेपर्स किस तरह से होंगे। हर कोई आपको हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि जिन स्कूल्स में पेपर चल रहे थे, जिनके पेपर प्लान हैं, अब वहाँ पर क्या होगा। खैर, ये हम आगे चल के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज़ काबिल ज़िक्र है वो यहाँ पर ये है कि जी हम ये कह रहे हैं कोरोना नहीं है। बहुत सारे लोग, मैंने अभी भी ऐसे सुने हैं, केसेस मतवातर बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को नहीं भूलना, एहतियात आप लोगों ने करनी है। जो भी फैसले किए जा रहे हैं, अगर हम सिर्फ ये देख लें कि ये हमारे लिए ही किए जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अगर आप साथ दे देंगे तो ऑब्वियसली आगे चल के बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक और अहम चीज़, बरकतों की रात शब मेराज आज होगी, जिसके लिए तमाम मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो शब मेराज की फजीलत क्या है, इस रात आप कौन कौन सी इबादत कर सकते हैं, इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी डिस्कस करेंगे। इस रात की फजीलत और इबादत नवाफिल जिनका स्पेशली एहतमाम किया जा सकता है, उनका हम जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे वाक़ई मेराज का भी हम जो है वो जिक्र करें। तो आपने प्रोग्राम ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम की सूरत हाल के लिए हम चलते हैं जी इंटरैक्टिव की तरफ। आपको बताते हैं कि आज दिन भर टेम्परेचर क्या रहेगा। आगाज़ कर लेते हैं। इस वक्त शहर का मौसम जो है वो किस तरह से है। बाहर 10 बजे मौसम की हालात ये हैं जी, 21 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लाउडी है। और जैसे ही मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। शहर का मौसम जो है वो अभी इंतहाई खुशगवार है। इसके बाद 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और मोस्टली क्लाउडी होगा। यानी आज हम देख रहे हैं मौसम शहर का सुहाना रहेगा। इसके बाद 3 बजे 29 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और आगे बढ़ के देख लेते हैं जी 6 बजे का मौसम कैसा रहेगा। 6 बजे भी मौसम जो है वो क्लाउड्स होंगे, बादल छाए रहेंगे। 26 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आ जाएं जी रात 9 बजे 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी आज मौसम जो है शहर का खुशगवार रहेगा। आप प्लान कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ आपने ज़रूर बाहर जाना है। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। जी, तो हमारी आज की पहली खबर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। तालीमी इदारे, सिनेमा और मज़ार एक बार फिर बंद। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 12 अमवात। साबिक वज़ीर आला मंजूर भट्टू भी वायरस में मुब्तला। अरफा करीम टावर गैर कानूनी डंपिंग साइट शहरियों के लिए वबाले जान। शहर में गाड़ियों का इज़्दिहाम, 6 मकामात पर पार्किंग प्लाजे बनेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज जो कि आप जान चुके हैं। इन टॉप स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आप? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, पहली खबर की तरफ हमने चलना है, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं। ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये सब कुछ उनके लॉन्ग मार्च की वजह से किया जा रहा है। ये जो इम्पैक्ट दिया जा रहा है, मैं खबर की तरफ तो आऊँगी, लेकिन मुझे बताइएगा ये वाकई दुरुस्त है क्या? नहीं, दुरुस्त नहीं है। कोरोना है और मैं क्योंकि खुद इसका रहा हूँ कोरोना का पेशेंट, तो मुझे पता है। मैं एक ऐसे साहब को भी जानता हूँ जो बिल्कुल जब मुझे कोरोना हुआ था तो वो मुझे कहते थे ये वहम है। हाँ। ये एक साजिश है, यहूदी लॉबी की साजिश है और ये आपको एक ऐसी चिप की तरफ लेके जा रहे। वो बड़ी इस पर दलाइल देते थे और उस पर वो जो है वो मुख्तलिफ इंग्लिश सोशल मीडिया से उठाकर क्लिप्स भेजते थे मुझे। लेकिन इत्तेफाक से उनको भी कोरोना हुआ और वो जो कोरोना उनको हुआ तो उसके बाद उनका मुझे फ़ोन आया और वो अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे थे कि मैं इसका मजाक उड़ा रहा था। कोरोना है और
जहाँ तक रही बात कि गवर्नमेंट इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, वो एक अलग कहानी है। मतलब आप एक तरफ जब PSL की इजाज़त दे रहे थे, हाँ। आपको नहीं पता था कोरोना है, ये सब इसकी सेकंड वेव है, बिल्कुल। अच्छा, फिर आपका वो बंद हुआ, मुल्क की बदनामी हुई, आप नहीं करा सके उसको मुकम्मल, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट कहाँ गया। फिर आपने लोगों को ईज आउट किया, फिर आपने शादी हाल खोल दिए, स्कूल्स खोल दिए, सब आपने रेगुलर कर दिया ज़िंदगी को। लेकिन कोरोना की वेव मौजूद थी, मौजूद है, और जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे, जब बिल्कुल तक आपने सही कहा, आमिर भाई ने कहा, जैसा कि हम सब लोग ये कह रहे हैं कि जब तक एहतियात नहीं करेंगे तो मौजूदा सूरत हाल जो है कोविड की वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर और सबसे पहले हमारी जो लीड स्टोरी है मैं उसकी तरफ बढ़ूंगी। तालीमी इदारे, सिनेमा, मज़ार एक बार फिर बंद, शादी तकरीबात सिर्फ खुले मकामात पर होंगी। आमिर भाई, एक चीज़ पर मुझे एतराज़ है, जैसा कि अभी मैं सुन भी रही थी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से जो मौक़िफ़ आया वो कहते हैं जी सबसे पहले तालीमी इदारों पर ही वार किया जाता है, बच्चों में कोविड नहीं फैल रहा। शादी की बड़ी बड़ी तकरीबात हो रही हैं, हुकूमती रेट हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, हुकूमत खुद उनको लीड कर रही है, कहीं हुकूमती रेट नज़र नहीं आ रही। फिर यहाँ पर स्कूल मालिकान का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चों में तो कोविड है ही नहीं, सबसे पहले तालीमी इदारे बंद। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों में नहीं है, बिल्कुल, बट बच्चे कैरियर हो सकते हैं। अब ये बात एक डिफरेंट है, बिल्कुल। स्कूल टीचर्स को हो सकती है, कोविड हो सकता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल अपने हाथ से भी वो उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। ट्रीट करने से मुराद ये है कि उनको बिठा रहे होते हैं, उनकी लाइन क्यू बना रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनमें कोविड हो सकता है। बच्चा कैरियर हो सकता है, बच्चे को कोविड नहीं हो सकता। अभी तो साइंस ये भी कह रही है कि बच्चों को भी हो सकता है। चले हम ये मान ले, स्कूल मालकन की ये बात मान ले, कुछ ऐसी मिसालें भी सामने आई हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हमारे, है बिल्कुल है। लेकिन चले स्कूल मालकन की ये बात मान लेते हैं, बट बच्चे कैरियर हो सकते हैं। जिस तरह से आप वैक्सीनेशन करा लें, आपके एंटीबॉडीज बन जाएं, आपको कोरोना नहीं होगा, बट आप कैरियर होंगे। आपको एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, आपको बार बार इस बात पर तवज्जो देनी है कि आपने मास्क पहनना है, 6 फुट का फासला रखना है, और ज़्यादा बड़े इज्तिमात में नहीं जाना है, तभी आप कोविड से बच सकेंगे। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर इसको भी मजाक बना लिया गया कोविड को, और लोग दुकानों पे, बाज़ारों में, मार्केट्स में उसी तरह रश लगा रहे हैं। ये मार्केट्स का 10 बजे बंद होना भी 6 बजे तक लाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जब तक ये नहीं लाएंगे, ये यहाँ पर रियासत की चीज़ें जो है ना, जो फैसले हैं उनमें भाम नज़र आता है। फिर स्कूल मालिकान जो मिसालें देते हैं ना कि अगर आप मार्केट चले जाएं आपको रश पे रश नज़र आएगा, वहाँ कोई ऐसी, वो लोग कहते हैं वहाँ पे क्या कोरोना नहीं है क्या? अगर आप 10 बजे के बाद इवेंट करेंगे, 200-300 लोगों का इवेंट करेंगे, वहाँ कोरोना नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, कोरोना तो आएगा। लेकिन 10 बजे तक मार्केट्स बंद करने का मेरा एक अपना भी है। देखिए, आप अगर 6 बजे उसको बंद करेंगे तो लोगों को आराम करने का और उनकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने का मौका मिलेगा। जब आप रात देर तक दुकानें खुली रखेंगे तो लोग, इम्यूनिटी लेवल भी उनका कमज़ोर होगा। और ये मौसम जो, जिसको हम बहुत सुहाना मौसम कहते हैं, जिसको हम बहुत बहार का मौसम कहते हैं, इसमें आपका इम्यूनिटी लेवल कुछ कम हो जाता है। जी, मौसम जब भी बदल रहा हो, गर्मी से सर्दी आ रही हो, सर्दी से गर्मी आ रही हो, तो इंसानी जिस्म का इम्यूनिटी लेवल जो है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि 2 मौसमों के दरमियान में होता है। सही। तो इसलिए आपको इस मौसम में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप ज़्यादा बड़े इज्तिमात में ना जाएं, जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है खुले मैदान में करें, लेकिन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को भी तो देखे ना। मैं प्लान कर रही थी कि हम किसी दिन जाएंगे जश्न बहारा, जो फेस्टिवल लगा है रेस कोर्स पार्क 6 बजे बंद हो रहे हैं। चले अच्छा, सुबह में चले जाए ना आप। नहीं, वो रात को आपको पता है लाइट्स वगैरह में, मैं जेल रोड के बाहर से गुजर रही थी, पिंडो बत्तियां देखना है। लेकिन फिर भी वो लेजर लाइट शो वहाँ का बहुत ज़बरदस्त था, और रात का एक अपना समय है कि आप वहाँ पर जाएं और देसी खानों से डिनर करें, मौसम बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पब्लिक जो है वो बस एहतियात करे, और स्कूल मालिकान की बात पर ध्यान मत दें। ये प्राइवेट स्कूल ओनर्स जो हैं ये पैसे के पुजारी हैं, इनको पता है कि अगर ये इस तरह का करेंगे काम। अच्छा आमिर भाई, एक उनका और मौक़िफ़ भी है, वो कहते हैं हमने प्रॉपर इंतजामात करके रखे हैं, सरकारी स्कूलों में कोरोना के वो SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, फॉलो नहीं किया जा रहा जैसे हम कर रहे हैं। तो ये भी उनका पॉइंट क्या दुरुस्त नहीं है? क्योंकि हमारे तो दुरुस्त होएगा। जुनैद ने हमें स्कूल्स के अंदर दिखाया है किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, स्टूडेंट्स को किस तरह से मास्क की पाबंदी। मेरे अपनी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, तो वहाँ पे बहुत एहतियात है। अभी तक वो जाते हैं तो उनके जूतों तक पर स्प्रे किया जाता है, उनको ग्लव्स पहनने के लिए कहा जाता है। लेकिन उसी स्कूल में उसकी 2 टीचर्स कोरोना का शिकार थी, वो बाहर से वायरस लेके आई। बिल्कुल। अब वो अगर मेरे बच्चे तक जाएगा तो मेरे बच्चे से मुझ तक आएगा,
वायरस मेरे बेटी को शायद ना हो, लेकिन वो मुझे हो सकता है। आपको एहतियात बरतनी है, इस तरह के आपको सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्कूल्स को बंद करें, लेकिन गवर्नमेंट को बस 10 दिन पहले की पॉलिसी कुछ थी, 10 दिन बाद की पॉलिसी कुछ, तो लोग तो फिर बात बनाएंगे। हमारे साथ सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुराद राज साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बिलाशुबा मौजूदा कोविड की सूरत हाल ऐसी थी कि ये स्टेप उठाए जाएं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जानिब से इस मामले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी जिस चीज़ को फॉलो करते हुए, जो हकाइक देखते हुए ये फैसला किया गया है, एक दफ़ा आप उस पर रोशनी डाल दें कि कितना ज़रूरी था तालीमी इदारे बंद करना। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स वाले तनकीद ही करते रहते हैं और फैक्ट्स यूं उनके पास है नहीं। तो मैं आपको फैक्ट्स बता दूं कि आज से जब 10 दिन पहले भी हमने 2 हफ्ते पहले फेडरल ने फैसला किया था कि सारे स्कूल्स को नॉर्मेलिटी से खोल दिया जाए, तो उस वक्त भी मैंने डाटा सारा मंगवाया और नोटिफिकेशन निकाला कि इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम अभी स्टैगर करके ही चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के हालात उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। सो हमने वहां पे, और आप देखेंगे कल भी जब नंबर्स आए 2 हफ्ते के बाद, तो एग्जैक्टली वही 7 डिस्ट्रिक्ट थी जहां पे मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि स्टैगर करके चलाएंगे। उन्हीं 7 डिस्ट्रिक्ट्स को बंद किया जा रहा है। ये स्कूल्स के अंदर केसेस नहीं है इतने, ये एक पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्लीज ये सबको समझने की बात है, सब समझ रहे हैं स्कूल्स के अंदर केसेस है नहीं। हमने जिस तरह स्कूल्स को बंद किया है, हमने पार्क्स को बंद किया है, हमने जो इंडोर रेस्टोरेंट्स खुलने थे उनकी इंडोर सिटिंग को वो भी हमने डिले कर दी है। शादी हॉल्स का भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मौके जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सामने आया है वो ये है जी, पार्क्स में भी लोग जा रहे हैं, शादी की तकरीबात भी बड़ी बड़ी हो रही हैं, बाजारों में भी बेतहाशा रश है, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, वहां पर सूरत हाल को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। सबसे पहला स्टेप यही उठाया जाता है कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं, जबकि तालीमी नुकसान भी हो रहा है। आप नहीं समझते, क्योंकि इस चीज के तो हम खुद विटनेस है ना, कि अगर हम बाजारों में चले जाएं, बेतहाशा रश है, वहां पर कोई कोविड एसओपीज को फॉलो कराने के लिए ना पहुंचता है, ना यकीनी बनाता है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मैं तो सबसे अगेंस्ट हूं, आपको पता है, स्कूल्स बंद करने के। बिल्कुल मेरे से ज्यादा इस चीज के कोई अगेंस्ट नहीं है, मगर एट द सेम टाइम पार्क्स का भी हो गया, 6 बजे पार्क्स बंद हो जाएंगे रोज, हर रोज। शादी हॉल्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो कायम रहेंगी, रेस्टोरेंट्स में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कायम रहेंगी, क्योंकि वो सब जो थी 15 को खत्म हो जानी थी, हमने उनको एक्सटेंड कर दिया। तो इसलिए देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि बच्चों की जिंदगी, टीचर्स की जिंदगी और उनकी फैमिलीज की कितनी उसको इम्पोर्टेंस देनी है और कितनी हमने स्कूल को इम्पोर्टेंस देनी है। सो मुझे पता है जितना खर्च हुआ है, और अभी भी हम इजाजत दे रहे हैं, जिनके स्टैंड अप्स हो रहे हैं, जिनके एंट्री एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सबको इजाजत है एग्जाम्स लेने की। क्यों? मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि इस दफा तो हमने प्रमोट करना ही नहीं है बच्चों को एग्जाम्स के बगैर। सो इसलिए 1 साल हो गया, दिस ईयर इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी वाजे कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग हमें ये मैसेजेस कर रहे हैं कि जिनके पेपर्स चल रहे हैं, क्या वो उसी रूटीन के साथ चलेंगे, जिनके पेपर प्लान थे क्या वो उन्हीं डेट्स पर होंगे? ये जरा वाजे कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं कि जिनके एग्जाम्स का स्केड्यूल है वो बच्चे सिर्फ स्कूल में एसओपीज के तहत आके एग्जाम्स अपने पूरे कर सकते हैं। जिनके स्टैंड अप्स होने हैं उनके स्टैंड अप्स होंगे एसओपीज के साथ। जिनके एंट्री एग्जाम्स हो रहे हैं एसएटी वगैरह के, जिस तरह मुझे 2-3 स्कूल्स के लोगों के ने कांटेक्ट किया, मैंने कहा बिल्कुल जी वो भी होने की इजाजत है, मगर हर चीज एसओपीज के साथ। जिस तरह एक जगह एग्जाम हो रहा है, वहां पे 300 बच्चे हॉल में बैठ सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो 100 बच्चे बिठा के करेंगे, हमारा बंदा वहां पे डिपार्टमेंट का होगा जो मेक श्योर करेगा। हमने कहा जी बिल्कुल आप लें अपना एग्जाम जो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और इस मामले पर इजहार ख्याल करे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। जी तो नाज़रीन, अगली खबर हम डिस्कस कर लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 12 अमवात हुई हैं। साबिक वज़ीर आला मंजूर भट्टू भी वायरस में मुब्तला हो गए हैं। कल दुरे नायाब हमें बता रहे थे मतवातर केसेस एलडीए में भी निकल रहे हैं, वासा में भी निकल रहे हैं, और 24 घंटों में 12 अमवात का होना, आमिर भाई मेरे ख्याल से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग तो है, 18 तक गई है ये अलार्मिंग सिचुएशन। भट्टू साहब जो हैं वो रहे, वज़ीर आला भी रहे। अब देखें वो कितनी एहतियात कितने उन्होंने किया होगा, उसके बावजूद वो इसका शिकार हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये भी अलार्मिंग है कि अगर आपकी एलीट क्लास में भी ये बहुत ज़्यादा है, तो आप जहाँ पर तो आप बिल्कुल कोई लिहाज और कोई ध्यान कोरोना का करते ही नहीं है, वहाँ क्या होता होगा, वहाँ क्या होता और होगा, वहाँ पे
किस तरह से, अच्छा लोगों को में हुआ भी कोरोना तो उन्होंने वो घर में छुपकर आफियत समझी, वो उसको रिकॉर्ड पे भी नहीं लेके आते, वो उसको बुखार समझते हैं, उसको ज़ुकाम समझते हैं, उसको खांसी समझते हैं, लेकिन वो कोरोना को सीरियसली नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी जल्द हो सके वैक्सीनेशन का अमल जो है इसको तेज़ करें, लोगों को मजबूर करें कि वो वैक्सीनेशन कराएं ताकि महफूज रहें कोरोना से। और 12 क्या, एक मौत जो है वो एक खानदान के लिए बहुत बड़ा, एक इलाके के लिए, एक शहर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है। तो 12 मौत हैं, अभी भी होश ना आया तो कब आएगा। और बार बार ये कहा जा रहा है, जैसा कि हम मेंशन कर रहे हैं कि अच्छा बच्चों को अगर नहीं होता, बच्चे कैरियर हो सकते हैं, घर में अगर किसी जवान को हो रहा है, वो बड़े जो घर में बूढ़े बड़े हैं उनके लिए जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लाहौर चैम्बर के साबिक सदर इरफान कैसर शेख भी इंतकाल कर गए, ताजर बिरादरी सोगवार है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इरफान कैसर बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान उनके साथ मुलाकात भी रही और टेफ्टा में भी रहे, बिल्कुल वहाँ पे भी ये जो फनी आई रिमेंबर के बहुत ज़्यादा हाँ, उनके इंटरव्यूज भी किए और वो बड़े ज़बरदस्त इंसान थे और बड़े खुश अखलाक, और हर वक्त उन्होंने खुश रहना, मिलना। मौत जो है बरहक है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें। ताजर बरादरी के लिए ये भी सदमा है, लाहौर चैम्बर के वो सदर भी रहे और उन्होंने ताजरों के लिए बहुत काम भी किया, बिल्कुल हुकूमती हलकों में भी वो जो है एक अच्छे इंसान के तौर पर। इसलिए जितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने उनके साथ जो है अपने राब्ते बरकरार रखे। ये नहीं कहा कि ये अपोजिशन के दौर में हुकूमत के साथ थे और हुकूमत के दौर में अपोजिशन में, वो असल में काम करते थे ताजर बरादरी के लिए। बिल्कुल तो ताजर जो हैं उनको याद रखेंगे, उनकी खिदमात को। हम भी बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है उनकी खिदमात को हमेशा हमेशा। और यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन कर दूँ कि वो लोग जो कहते हैं जी कोरोना नहीं है, कोरोना और हार्ट अटैक के बायस इनका भी इंतकाल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप लोग प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात के अलावा भी हल कोई नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ऐसे इज्तिमात पर जाते हैं जहाँ पर आप एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप गैदरिंग्स में ऐसी जा रहे हैं जहाँ पर आप एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर जाएं। रश वाली जगह पर जाने से जो है आप गुरेज करें, अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो सिंपली आमिर भाई एक मास्क की पाबंदी है, सिर्फ आप उसको देखिए, नमाज से ज़्यादा बड़ा इज्तिमा या नमाज से ज़्यादा कोई मुकद्दस इज्तिमा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई सियासी तकरीब नहीं हो सकती, कोई खेम नहीं हो सकती, कोई स्कूल नहीं हो सकता, वहाँ पर भी एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरह से हम मस्जिद में अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारे ऑफिस में जो मस्जिद है वहाँ पर आज भी सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखा जाता है, उसी तरीके से नमाज अदा की जाती है। लेकिन अगर आप ज़रा शहर में घूम फिर के देखें तो मसाजिद में लोगों ने दोबारा से उसी तरह कंधे के साथ कंधा मिला के सब बंदी शुरू कर दी है। ऐसे ही इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। मसाजिद, बाज़ार, पार्क्स, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सही। ये पब्लिक मकामात हैं, वहाँ पर अगर आप SOP की खिलाफवर्जी जो है नहीं रोकेंगे तो ये कोरोना जो है ये मज़ीद फैलेगा, और अगर फैला तो अल्लाह ना करे ये शहर के लिए बहुत ख़तरनाक। और वो आपने जो कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन है 12 की, मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले भी अलार्मिंग ही थी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो साथ ही साथ मैं इस खबर को वाइंड अप करते हुए जो मौजूदा सूरत हाल हमने कोरोना की डिस्कस की है, ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज की रात बाबरकत रात है, सभी को इसकी फजीलत का भी पता है, तो अल्लाह ताला के हुजूर जब भी आप सर पर सुजूद हों खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस वबा का खात्मा करे, हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में खुशहाली लेकर आए। बहुत ज़्यादा लोग इससे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, बहुत परेशानियाँ भी लोगों ने देखी हैं, पूरा ज़िंदगी का निज़ाम तब्दील होकर रह गया है। तो प्लीज़ खुसूसी दुआ आज कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस वबा का खात्मा करे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है। पुलिस की जानिब से सरकारी मुलाजमा 10 साला बच्ची जिसको बाजियाब कराया गया है, सरकारी मुलाजिम के घर से 10 साला बच्ची को बाजियाब कराया गया है। बच्ची का मौक़िफ़ भी आपने सुना, जिसका ये कहना है कि उसको तशद्दुद का निशाना बारहा बनाया गया है। इस पर हम बात कर लेते हैं। मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज आलम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वादत कॉलोनी के इलाके से पुलिस ने इस बच्ची को बाजियाब कराया है। घर में बंद किया गया था इस घरेलू मुलाजमा को, सीढ़ी लगाकर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए इस बच्ची को बाजियाब कराया गया। बच्ची का ये मौक़िफ़ है कि उसको बार बार तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इनकी रोकथाम के लिए हमें एज सच कोई प्रॉपर हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये इस तरह का वाक़या हुआ है, और मैं समझता हूँ कि हमें उन मुलाज़मीन को जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया उनको बज़ाहिर
शाबाश देनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने ये काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये माशरे की भी बात बेहसी है कि इस तरह के वाकयात अब बच्ची पता नहीं कल से लेकर आए हैं, कब से लेकर आए हैं। और बच्ची जिस तरह आपकी मुझे रिपोर्टर्स ने बताया कि बच्ची शोर भी मचाती रही है, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं, और किसी ने आज जाकर ये मतलब कि बाजियाब कराई गई है। तो यकीनी तौर पर ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो वाकयात को रोकने के लिए तमाम जो सिविल सोसाइटी है और सबको मिलकर इसके लिए एक कोशिश करनी चाहिए। और हम इस तरह की वाकयात में देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जिस शख्स ने ये इस तरह का इक़दाम किया है उनको करार वाक़ई सज़ा भी दी जाएगी, और इंशाल्लाह हम ऐसा उसको निशाने इबरत बनाएंगे कि आइंदा इस तरह का वाक़या रूनुमा ना हो। अच्छा एजाज आलम साहब, बिलाशुबा इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अफसोसनाक के वाक़यात हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आपने कहा कि होना चाहिए, फिलहाल क्या किया जा रहा है? इस तरह के वाक़यात, ये तो एक आधा वाक़या जो कि रिपोर्ट हो गया, बेतहाशा ऐसे वाक़यात हो रहे होंगे, लेकिन उसके सदेबाब के लिए कुछ नहीं किया जाता। कोई ऐसी मॉनिटरिंग का निज़ाम नहीं रखा गया कि कहीं पर ऐसा कोई वाक़या हो तो बजाय इसके वो रिपोर्ट हो उससे पहले ही कार्रवाई की जाए? देखिए, मैं ये कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि किसी के एक्ट को आप पहले से ही जो है जांच सकें, लेकिन बहरहाल कानून तो मौजूद है। इस तरह के जो कोई इस तरह की हरकत करता है या इस तरह के इक़दाम करता है उनके लिए कार्रवाई तो बहरहाल होती है, कानून भी मौजूद है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसके साथ साथ ज़रूरत जहाँ तक रियासत का भी तो ड्यूटी है कि उसने इस तरह के जो लोग जो लॉ को अपनी लॉन्डी बनाकर इस तरह के काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को और तमाम जो माशरे के लोग हैं तमाम को मिलजुल कर ऐसे इक़दाम के लिए काम करना चाहिए। एजाज आलम साहब, मेरा नाम आमिर रज़ा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से अन्ना बार बार आपसे कह रही है कि इसकी रोकथाम कैसे होगी, तो आप सिविल सोसाइटी का लोगों का नाम लेते हैं, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत का मुलाजम है मलक तारिक जिसने ये बच्ची को हॉस्टेज किया, इस पर 4-5 मुकदमात अब दर्ज होंगे। क्या इससे ये क्वार्टर जो सरकारी क्वार्टर है, सरकार की मिल्कियत है, खाली कराया जाएगा और इनको नौकरी से बरतरफ किया जाएगा? इसके लिए आप क्या इक़दाम करेंगे, क्योंकि आप तो वज़ीर हैं? देखिए, उसके खिलाफ तो डेफिनेटली ये जो तमाम अब जो बातें कर रहे हैं क्वार्टर भी और नौकरी, तो उसके खिलाफ तो महकमाना कार्रवाई भी होगी और दूसरी कार्रवाई भी होगी। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम कैसे की जाए। इसके खिलाफ जिसने तो एक्ट किया उसके खिलाफ तो कार्रवाई होना है और होगी भी। ठीक है। एजाज आलम साहब, माजरत के साथ इस तरह के वाकयात की रोकथाम तो ऐसे मुमकिन बनाई जा सकती है ना कि इन लोगों को करार वाकई सजा दी जाए, इन लोगों को मिसाल बनाया जाए, उसके बाद लोग जो हैं वो कुछ अलर्ट रहेंगे कि जी अगर उन्होंने ऐसा किया तो मिसाल तो कोई कायम कीजिए। देखिए, मिसाल तो आपको पता है कि इस तरह जिस तरह ज़ैनब का वाकया हुआ था उसमें भी आपको पता है कि जो मुलज़िम था उसको फांसी की सजा दी गई, लेकिन उसके बाद भी वाकयात हुए हैं। तो यकीनी तौर पर ये चूँकि माशरा इसमें इस तरह के वाकयात तो रूनुमा हो ही जाते हैं, लेकिन बहरहाल हम जिसने ये एक्ट किया है उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई, फॉलो अप की जरूरत होती है। अगर हम कह दें कि जी ये वाकया हो गया है, सजा दिलवाई जाएगी, यहाँ पर कोई फॉलो अप का रिवायती नहीं है कि आप नहीं, वहाँ पे नहीं है जहाँ पे जिनकी बात आप कर रही हैं, लेकिन हम में है रवायत, तो हम फॉलो अप करेंगे इसका। और मलक तारिक जो है उसको वाकई करार, वाकई सजा मिलेगी। सरकारी मुलाजम है, सरकारी क्वार्टर में एक बच्ची को जो कि नजर आती है 12-13 साल की बच्ची है, उसको कैसे हॉस्टेज कर सकता है? चाइल्ड लेबर का कानून उस पर होगा, अगवा का, तशद्दुद का, बच्चों को मारने का। मुझे बताएं उस पर मुकदमात गिनते चले जाएं, दफात गिनते चले जाएं, कितनी दफात। अच्छा आमिर भाई, यहाँ पर कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप घरेलू मुलाजिमा अगर रख रहे हैं, कोई उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार होना चाहिए? सब कुछ है। देखिए, कानून सब जगह पे है। आपको मुतलका थाने में रजिस्टर कराना पड़ता है, आपको एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी वहाँ जमा कराना पड़ती है,
शनाख्ती कार्ड की कॉपी का मतलब ये है कि बालग होगी, बिल्कुल, तभी शनाख्ती कार्ड होएगा। तो ये जिस तरह से एजाज आलम साहब कह रहे थे कि हम सबकी जिम्मेदारी है, आपके इर्द गिर्द कहीं भी अगर चाइल्ड लेबर हो रही है तो आप मुतलका अदारे को ज़रूर चले, आप समझे कि कुछ नहीं होगा। मैं फिर भी कहता हूँ कि वो जो बारिश का पहला कतरा आके सहरा में गिरता है, वो समझता है शायद वो रेत में जज्ब हो जाएगा, लेकिन उसी बारिश के कतरे से फिर गुलो गुलजार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बारिश का पहला कतरा हम में से किसी एक को बनना पड़ेगा। मैं तो आज से अपने मोहल्ले में देखूंगा कितने बच्चों को रखा हुआ है, मैं उनकी रिपोर्ट जरूर करूंगा, फिर देखूंगा एजाज आलम साहब क्या करते हैं। इस कार्य खैर के जज़ा भी दे। यही वो चीजें हैं कि हम अपने दिल से सोच लेंगे हमने छोटी छोटी नेकी करनी है तो माशरा जो है वो खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज है 11 मार्च, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि ये समझा जाए कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि मैक्सिमम लोगों में जो है वो शऊर बेदार किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि आया गुर्दों की बीमारी के अलामात क्या हैं, इसकी तशखीस किस तरह से की जा सकती है और फिर इसका तरीका इलाज क्या है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 24 लाख अमवात गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज की वजह से होती हैं। पाकिस्तान गुर्दे की बीमारियों की बढ़ती हुई शरह वाले मुमालिक में की फहरिस्त में 8वें नंबर पर है। कैंसर और गुर्दों के अमराज समेत दीगर कई अमराज से मोटापे का बराह रास्त ताल्लुक है। महकमा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ के करीब अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं और ऐसे मरीजों की तादाद में सालाना 15 से 20% तक इजाफा हो रहा है। तो आज के दिन ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि आप में शऊर बेदार किया जा सके। वो जो हम कहते हैं ना कि कोई काउंसलिंग सेंटर ऐसे नहीं है, तो एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि आप तक तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। क्या क्या अलामात होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं जब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहीं आप गुर्दे के मर्ज में मुब्तला नहीं हैं, फिर उसका तरीका इलाज क्या है। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस किस चीज़ पर होगा कि आपने एहतियात किस तरह से करनी है। अल्लाह ताला ना किसी को भी इस मर्ज में मुब्तला करे, तो बेहतर ये है कि आप इलाज से पहले एहतियात पर तवज्जो दें। एहतियात पर भी बात होगी, इलाज पर भी बात होगी और फिर सिम्टम्स पर भी बात होगी। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, ये हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिन्ना हॉस्पिटल। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज के दिन की अहमियत मुझे बताइएगा, क्या है इस दिन को मनाने का मकसद, क्या होता है? कुछ तो अहमियत आपने बता दी है। इसका बेसिक मकसद तो अवेयरनेस क्रिएट करना है, वहाँ में शऊर पैदा करना है। वो शऊर इस बात का पैदा करना है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या गुर्दों की दायमी बीमारी है, ये बहुत कॉमन है। ये तकरीबन आपने 2 करोड़ का इस वक्त तक जो चेंजिंग स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ के करीब पाकिस्तानी इस मर्ज में मुब्तला हैं। और ये एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा नंबर है। और 25 से 30 लाख लोग लाहौर में भी इस मर्ज में मुब्तला हैं। इसको अगर मैं और आसान कर दूं तो हर 4 में से जो एक फ़र्द है उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, और हर 4 में से जो एक फ़र्द है उसमें इसका रिस्क है, विच मीन्स कि हर 2 में से जो एक बंदा है उसमें या तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मौजूद है या वो ही इज़ एट अ रिस्क ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। उसमें कोई ना कोई ऐसा रिस्क फैक्टर पाया जाता है कि अगर उसको स्क्रीनिंग की जाए तो वी माइट फाइंड आउट बड़ी अर्ली स्टेज पे क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना है, वहाँ में शऊर पैदा करना है। दूसरा इसका मकसद ये है कि जो लोग किडनी डिजीज़ में ऑलरेडी मुब्तला हैं, जिनके किडनी फेल हो चुके हैं, जो डायलिसिस में ट्रांसप्लांट है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उनको ये बताना है कि वो इसमें तनहा नहीं है, हम उनके साथ हैं। और लोगों भी आप ये लेके चल रहे हैं कि बेहतर जीना गुर्दे की बीमारी के साथ। ठीक है, बिल्कुल। इसमें जितनी अर्ली आप इसको तशखीस करेंगे उतना ही बेहतर इलाज मुमकिन है। आप अभी कह रही थी कि सिम्टम्स पे बात करेंगे, तो सिम्टम्स का ये है कि इस डिज़ीज़ में 9 में से 10 लोगों को यानी 90% को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनमें किडनी डिजीज़ है। तो 90% आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। अच्छा। तो ये इतनी साइलेंट है, इसीलिए इसे खामोश कातिल कहते हैं। ये चुपके से वार करती है, आपको पता ही नहीं होता। और ये सिर्फ़ और सिर्फ पता सिंपल से ब्लड और यूरिन टेस्ट से किया जा सकता है, जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि हर वो बंदा, हर वो फ़र्द, मर्द हो या औरत हो, अगर उसमें डायबिटीज़ है या उसमें हाई ब्लड प्रेशर है या फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, या उसका वेट ही थोड़ा ज़्यादा है या हार्ट डिजीज़ है,
उनको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एज ग्रुप भी इसमें मैटर करता है कि? एज ग्रुप नहीं मैटर करता, वैसे तो ये स्क्रीनिंग का जो क्राइटेरिया दैट इज फॉर एज 18 एंड अबव, लेकिन बच्चों में भी बहुत कॉमन है। बच्चों में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरिनरी प्रॉब्लम, कंजेनिटल डिजीजेज, देयर आर सो मेनी क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो आप कह लें कि फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं, वो बच्चों में भी मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अनटिल और अनलेस कोई आपको ऐसे सिम्टम्स ना नजर आ रहे हों, आपको कहीं दर्द ना महसूस हो रही हो, हम लोग इस चीज़ के आदी हो चुके हैं ना, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम टेस्ट कराने की तरफ नहीं जाते, तो मुझे कुछ सिम्टम्स आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे ताकि हमारे सुनने वाले ये चीज़ जान सके कि अगर ये सिम्टम्स उनमें हैं तो उन्हें फौरी तौर पर टेस्ट कराना है? सबसे पहले तो मैं अगेन एम्फेसाइज करूंगा कि 90% लोग इस वक्त ऐसे बैठे हुए जिनको पता ही नहीं, उनमें कोई सिम्टम नहीं होगी, तो बेस्ट है स्क्रीनिंग करवाना ताकि पता चले। एक सिंपल सा ब्लड या यूरिन टेस्ट बता सकता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स अर्ली डिजीज़ में बड़ी सटल सी हो सकती हैं। फटीग है, थकावट है, एक आम बंदा कहता है मैं थका थका महसूस करता हूँ, जल्दी थक जाता हूँ, दिस कुड बी वन सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज। नॉजिया होता है, थोड़ी मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, जिस्म में सोज पड़ जाती है, पाँव में वर्म आ जाता है, सोजिश पड़ जाती है, आइज़ के इर्द गिर्द कभी कभी एडीमा हो जाता है, भूख का ना लगना, इसके अलावा नींद का कम आना, जिस्म में खारिश होना, मुंह से थोड़ी सी स्मेल आना, बदबू आना, जिस्म की रंगत चेंज हो जाना, ये सारी भी अर्ली डिजीज़ की सिम्टम्स है। जब एडवांस होती है फिर तो आप कोमा में जा सकते हैं, आपका सेंसोरियम अल्टर्ड हो सकता है, आपको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, यू कुड इवन गो ऑन द वेंटिलेटर अगर आप इतना ज़्यादा फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा हो जाए। तो सिम्टम्स का वेट नहीं करना चाहिए। वैसे दीज आर द सिम्टम्स, जब ये हो तो यू मस्ट गो टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट और अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट आर सो सिंपल कि आप बड़े आराम से ब्लड और यूरिन दे के आपको पता चल जाएगा उसी वक्त। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि अलामात हैं। इलाज से बहुत लोग घबरा जाते हैं और एक खौफ सा लोगों में पाया जाता है, तो मुझे बताइएगा इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से आप इलाज करवा सकते हैं, किस स्टेज पर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिसिन पर इक्तफा कर रहे होते हैं, इस बारे में भी मुझे बताइएगा। इसमें ये कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जो इसकी 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। जितना अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट करेंगे उतना ही इलाज आसान है। स्टेज 1 to 3 में कोई साइन सिम्टम नहीं होती, आप बड़े आराम से कुछ मेडिसिन देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड प्रेशर की वजह से है तो उसका इलाज करेंगे, शुगर की वजह से उसका करेंगे, किसी का वज़न ज़्यादा वो वज़न कम करेगा, कोई खामखा पेन किलर ले रहा है, हकीम मेडिकेशन ले रहा है, उसको अवॉइड करेंगे, जो भी उसकी अंडरलाइंग कॉज होगी उसको ट्रीट करेंगे तो बड़े आराम से इलाज हो सकता है। जैसे जैसे सिम्टम बढ़ती है स्टेज 4, 5 और फिर उसके बाद आप एंड स्टेज में चले जाते हैं तो उसमें फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। डायलिसिस भी 2 तरह का है, हीमो एंड पेरिटोनियल, ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। लोगों का प्रॉब्लम ये कि दे कम वेरी लेट और उस वक्त तक देर हो चुकी होती है एंड देन दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अब कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम इनको रिवर्स कर लें। तो द मैसेज आई वुड लाइक टू कन्वे कि ये क्रॉनिक परमानेंट इरिवर्सिबल डिजीज है, अनलेस यू फाइंड इट एट अर्ली स्टेज, ये आपके लिए फिर लेट स्टेज में मुमकिन नहीं होता। और जब आपको ये नौबत आ जाती है कि आप डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई है, किडनी बिल्कुल फेल हो गए, तो उस वक्त देन दे हैव नो अदर ऑप्शन, फिर दे नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डॉक्टर। ठीक, अब हम गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर साहब से आगे बढ़ाएंगे। हमने एहतियात पर भी ज़रूर बात करनी है। ज़बरदस्त, ये है पब्लिक सर्विस मैसेज, जिना अस्पताल में आप फ्री स्क्रीनिंग करा सकते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा, क्योंकि अगर इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, लोगों का ना आना फिर अफसोस ही होता है। जी, ये असल में ना 3000 रुपीज़ वैल्यू के 2 टेस्ट हैं, जिसमें स्पॉट यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन और रीनल फंक्शन टेस्ट हम करते हैं। इससे फ्री स्क्रीनिंग हो सकती। ये कीप लाहौर के नाम से, किडनी अर्ली वैल्यूएशन प्रोग्राम के नाम से हमने लॉन्च किया था लास्ट किडनी डे पे। ठीक है। तो हमने कहा था पूरा साल हम फ्री स्क्रीनिंग करेंगे, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है, लोग जब उस वक्त आते हैं जब बिल्कुल एंड में होते हैं, तो बहुत कम लोग आए हैं हमारे पास। आज भी हमने जिना में शुरू किया है, सुबह हमने वॉक की है किडनी डे के रेफरेंस में, उसके बाद हमने ये पूरा दिन ये फ्री सर्विस अवेलेबल है, दे डोंट हैव टू वेट देयर। वो अपना फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद हम उन्हें एक वोचर दे देते हैं एक प्राइवेट लैब का, वो जाके वहाँ पे फ्री करवाते हैं। सही। तो इससे उनको पता चल सकता है कि उनको किसी अर्ली स्टेज पे किडनी डिजीज तो नहीं है, तो फिर इलाज करना बहुत आसान है। फिर यू कुड इवन प्रिवेंट इट, रिवर्स इट एट अर्ली स्टेज। बिल्कुल, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि हम महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ की देखा है हमने, बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं कि जी महंगाई इस कदर है कि वो टेस्ट वगैरह नहीं करा सकते। तो जब एक फैसिलिटी आप लोगों के लिए रखी गई है फ्री टेस्ट की, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ ये है कि थोड़ा सा आपको मोहतात होकर हॉस्पिटल जाने। डॉक्टर साहब, आज के दिन आपने कहा वॉक की, मेरे ख्याल से ये हर रोज़ एक मैसेज होना चाहिए, काउंसलिंग सेंटर ऐसे होने चाहिए
कि लोगों को कम से कम बताया जाए कि ये बीमारी है क्या, इसका इलाज क्या है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इलाज करा के बच भी सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद ज़िंदगी गुजार मेरे सकते ख्याल में ना 3 स्टेजेस पे इसको टारगेट किया जा सकता है। स्टेज 1 तो वो कि पब्लिक पॉपुलेशन लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करें, एजुकेशन क्रिएट करें। फिर बेसिक हेल्थ यूनिट लेवल पे जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है वो दे शुड बी वेरी गुड इन पिकिंग अप, ट्रीटिंग अर्ली स्टेजेस में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़। और फिर टर्शरी केयर लेवल आ जाता है कि अगर किडनी डिजीज़ हो गई है उसको अर्ली डिटेक्ट करके अर्ली आप ट्रीट करें। उसके लिए वो किसी बड़े सेंटर में आ सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं। पाकिस्तान में नेफ्रोलॉजिस्ट की बहुत शॉर्टेज है, 200 के करीब टोटल नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जबकि एज कम्पेयर टू इट इन यूएसए सिमिलर पॉपुलेशन दे हैव 5000 अच्छा नेफ्रोलॉजी, इसमें 500 नेफ्रोलॉजिस्ट सिर्फ बच्चों के लिए। तो बहुत शॉर्टेज है, लोगों को इस बात का पता नहीं है कि जब एंड स्टेज किडनी डिजीज़ होती है तो 90% लोग जिनको ESKD हो जाती है वो डायलिसिस की उनको ऑप्शन ही नहीं मिलती, दे डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायलिसिस। और 22,000 नए लोग हर साल एंड स्टेज किडनी डिजीज़ उनको होती है और उनमें से 90 से 95% को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट अवेलेबल ही नहीं है। तो द ओनली ऑप्शन दे हैव इज टू प्रिवेंट अर्ली। अच्छा डॉक्टर साहब, डायलिसिस का नाम सुन के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब आपको बार बार कराना पड़ेगा। असल में डायलिसिस है क्या, किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, और फिर ये डायलिसिस का जो मरहला है ये किस तरह से मुकम्मल किया जाता है? डायलिसिस की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपने अर्ली स्टेज में पिक नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, लेट हो गया, गुर्दे टोटली फेल हो गए। अब किडनीज आर वाइटल फॉर योर बॉडी, अगर किडनी आपके काम नहीं करेंगे तो आपको सारी सिम्टम्स होगी। अब किडनी नॉर्मली सारे टॉक्सिन्स निकालती हैं, यूरिया, क्रिएटिन, पोटेशियम, फास्फोरस बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। तो उसमें फिर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी रह जाती है, डायलिसिस। उसमें आप सेंटर में जाते हैं, 2 तरह के डायलिसिस है, ये भी लोगों को अवेयरनेस नहीं। एक हीमोडायलिसिस है जिसके लिए आप सेंटर में जाते हैं, 3 दफ़ा फिस्टुला होता है, सुई लगती है, मशीन वो सर्कुलेट करती है और सारा आपका ब्लड क्लीन करती है और क्लीन ब्लड आपकी बॉडी में वापस आ जाता है। लेकिन चूँकि गुर्दे काम नहीं कर रहे तो वो फिर एक्यूमुलेट होता है, तो फिर तीसरे दिन जाना पड़ता है। तो 3 टाइम्स अ वीक ये डायलिसिस होता है। एक दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेट में एक PD कैथीटर डलती है और उसके थ्रू आप डेली डायलिसिस करते हैं, लेकिन आप घर में कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो टू अ सेंटर। थर्ड ऑप्शन ट्रांसप्लांट की है जो कि बेस्ट है। अगर आप ट्रांसप्लांट करवा लें तो फिर आप तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सही, लेकिन इस सब के लिए आपको एहतियात की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, मैं अब क्योंकि हमने इस चीज़ को वाइंड अप करना है तो एहतियात की तरफ हमने जाना है, लोगों को बताना है कि वो महफूज कैसे रह सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, एहतियात, गुर्दों की बीमारियों से बचने के लिए आपको किस तरह का अपना तर्ज अमल, तर्ज ज़िंदगी रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको किस एज से आपको अपने लाइफस्टाइल को जो है वो फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, मुतहरिक हो जाना चाहिए कि आपने बीमारियों से महफूज रहना है? देखिए, ये तो आप सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्कूल के लेवल पे बच्चों को एजुकेशन देंगे अबाउट बैलेंस डाइट, एडिक्वेट वाटर इनटेक, वेट कंट्रोल, तो ये चीज़ें फिर आगे जाके बढ़ेंगी नहीं। जो किडनी डिजीज़ से प्रिवेंशन के गोल्डन रूल्स या प्रिंसिपल हैं वो ये हैं कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। और ये ना सिर्फ किडनी बल्कि हर बीमारी से आपको बचाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट विल हेल्प यू विद हार्ट डिजीज, लिवर एंड एवरीथिंग एल्स। इसके अलावा किडनी के रेफरेंस में एडिक्वेट वाटर इनटेक, वेट लॉस जो है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन का तो बॉडी मास इंडेक्स भी हैज़ बिन लोअर्ड, मीनिंग के कम वेट पे आपका बॉडी मास इंडेक्स इज कंसीडर्ड रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। इसके अलावा स्मोकिंग ना करें, एनसेड्स जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स हैं वो ना लें, हकीमों के पास ना जाएं, टाइमली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। यहाँ पे होता ये कि पहले तो वो टाइमली आते नहीं हैं, फिर किसी गलत डॉक्टर के पास जाते हैं। वो नॉट ओनली टाइम वेस्ट करता है, जब बड़ा क्रूशियल होता है, व्हेन द डिजीज इज प्रोग्रेसिंग, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान में है, क्योंकि ये स्टोन बेल्ट में आता है, यहाँ पे स्टोन डिजीज़, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस सी इतने कॉमन हैं, आपको हर डिजीज़ को टारगेट करने की ज़रूरत है ताकि आप अर्ली जिस भी डिजीज़ को पकड़ेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, प्रॉपर ट्रीट करेंगे, तो फिर आपको किडनी डिजीज़ नहीं होगी उसके रिजल्ट। सही सही। डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा खुराक का इसमें क्या रोल है? हम ख़ास तौर पे बच्चों को शुरू से इस तरह की डाइट के बच्चे सेहतमंद रहेंगे देना शुरू कर देते हैं कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि कहीं आगे चल के इसका नुकसान ना हो। हेल्दी डाइट आपको क्या लेनी चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और इस बीमारी से बचने के लिए खुराक का रूल मुझे बता दीजिए। हाँ, हेल्दी डाइट तो बैलेंस डाइट है ना, जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ 50-60% कार्बोहाइड्रेट्स,
20-30% प्रोटीन और बाकी फैट्स हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जैसे फास्ट फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, ये दे आर वेरी बैड फॉर किडनी। उसकी वजह ये कि नॉट ओनली आपका वेट गेन होता है, दे आर लोडेड विद सॉल्ट। उनमें नमक इतना ज़्यादा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर अगेन साइलेंट है, खामोश है, पता नहीं चलता, वो अंदर आहिस्ता आहिस्ता किडनी डैमेज करता रहता है। तो मेरे ख्याल में बैलेंस डाइट लें, उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है, एक्सरसाइज करें, वेट कंट्रोल में रखें और देन होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह यही सब चीज़ें हैं जिससे आप एहतियात कर सकते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मेरा देखने वालों के लिए मैं कि जो मैं जिस पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि ईदर यू हैव इट और यू आर एट अ रिस्क, तो आप इसकी स्क्रीनिंग कराएं काइंडली। 2 सिंपल से टेस्ट हैं, आपको पता चल जाएगा, देन यू आर गुड फॉर रेस्ट सो मेनी ईयर्स। अदर देन सारी हेल्दी लाइफस्टाइल, आप इसको स्क्रीन करें। अगर आपको लगता है आपको नहीं भी है, यू स्टिल एट अ 50% रिस्क कि या में कोई रिस्क फैक्टर है या में डिजीज है, तो कम टू जिन्ना हॉस्पिटल, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, हम फ्री स्क्रीनिंग करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बिल्कुल, और इतनी ज़बरदस्त अगर आपके पास ऑप्शन है तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपने जाना है जिन्ना हॉस्पिटल, फ्री स्क्रीनिंग आप करा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने आपको कहा था कि आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं रहमतों बरकतों की रात शब मेराज के हवाले से। वाक़े मेराज पर भी रोशनी डाली जाएगी। इस रात की फजीलत क्या है वो भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ इस रात आप कौन कौन सी इबादत का अहतमाम कर सकते हैं इसका भी जिक्र होगा। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर रागिब नईमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो जैसा कि आज रहमतों बरकतों की रात खुसूसी तौर पर महाफिल का भी एहतमाम किया जाता है, इबादत भी की जाती हैं, तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मुख्तसर अंजाम तौर पर वाक़े मेराज पर रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक ऐसा मोजज़ा है, बादियों नज़र में अकल उसे तस्लीम नहीं करती। बिल्कुल, कि किस तरह एक शख्स को बहुत थोड़े से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। थोड़े से वक्त में अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और वो थोड़ा वक्त कितना है? इस पूरे के पूरे वाक़े की जो ड्यूरेशन है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप यूँ समझिए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस रुए ज़मीन की हरकत को उस वाक़े मेराज के इंजाम दही के लिए थमा दी। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पानी के साथ वज़ू करवाया गया, उस पानी का बहाव अभी बाकी था। जिस दरवाज़े से निकल के गए, उस दरवाज़े की कुंडी की जो हरकत थी वो अभी मौजूद थी। सुभान अल्लाह। तो आप खुद तसव्वुर में लेकर आएँ कि कितने मुख्तसर से वक्त में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या इसरा, वाक़या मिराज और उसके बाद फिर एराज की मराहिल से गुज़ार दिया। इब्तदा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा में आपको शरफ़ बख्शा गया कि आपने अम्बिया की इमामत करवाई, तो इमामुल अम्बिया के मकाम पर फाइज हुए। जिस खच्चर को तैयार किया गया वो ना खच्चर है ना वो गधा है, दरमियान में एक जानवर है जिसे बुराक कहा जाता है। और उसकी तेज़ रफ्तारी का आलम यह है कि जहाँ पे उसकी नज़र पहुँचती है वहाँ पे उसका कदम पहुँचता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर पर ले गए। 7 आसमानों पे बारी बारी गए। हर आसमान के दरवाज़े को खटखटाया गया, पूछा गया कौन है, बताया गया जिब्राईल। पूछा गया 7 कौन है, बताया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया खुद आए हैं, बुलाया गया है? तो हर दफ़ा कहा गया बुलाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज की इस हदीस को
जितने बड़े मुहद्दिसीन हैं उन्होंने अपनी अपनी कुतुब हदीस में कंपाइल किया है, जमा किया है इस वाक़े मेराज की हदीस को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को कमोबेश 40 से ज़ायद रावियों ने रवायत किया है, यानी कोई एक दो रावी नरेटर नहीं है इसको बयान करने वाले, नरेटर्स की एक तादाद है जो मोर देन 40 है, जो कि इस वाक़े के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मुख्तलिफ़ अहादीस में उजागर करते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ आसमानों पर मुख्तलिफ़ अम्बिया से मुलाकात करते हैं, यहाँ तक कि आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौका पर नमाज का तोहफ़ा उम्मत के लिए अता किया गया। नमाज के तोहफ़े के साथ जब वापस आए तो दोबारा मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई। पूछा क्या सूरत हाल है, क्या बताया, इस तरह नमाज का तोहफ़ा है, 50 नमाज़ें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे ये कहा कि आप वापस जाइए, अल्लाह से बात करें कि इसमें तखफ़ीफ़ कर दे। मेरी कौम ज़्यादा ताकतवर थी, मेरी कौम इबादत के मामले में रही है, आपकी कौम तो मेरी कौम से ज़रा कमज़ोर और नातवा है, तो आप तखफ़ीफ़ करवाइए। वापस तशरीफ़ ले गए, नमाज में कमी हुई, फिर वापस आए। यहाँ तक कि कहीं रवायत में 5 नमाज़ों की तखफ़ीफ़ का बारी बारी ज़िक्र है, कहीं पे 10 का तखफ़ीफ़ का ज़िक्र है। इस तरीके से आप कम से कम 5 बार हद 9 बार दोबारा अल्लाह वाहदहू ला शरीक से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लेके तखफ़ीफ़ हुई 5 नमाज़ें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे हया है कि मैं दोबारा जाऊँ, तखफ़ीफ़ करवाऊँ। और फिर अल्लाह वाहदहू ला शरीक की तरफ से कहा गया कि मेरी तरफ से फ़र्ज़ 50 हैं, लेकिन मैंने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल नमाज में कमी कर दी, 5 हो गई। पढ़ेगा बंदा 5 ही, लेकिन उन्हें उसका सवाब अजर 50 के बराबर मिलेगा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों की सैर के बाद सिदरतुल मुंतहा, जो एक बेरी का दरख्त है बैत मामूर के पास, वहाँ पे तशरीफ़ ले गए कि जिसका बेर एक बड़े मटके के बराबर है और जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर बड़े हैं। फिर आपने उस मकाम से गुज़रे जहाँ पे तकदीर के अकलाम तकदीर लिख रही हैं, और फिर आप सूया लामकाम हुए और मलाल आला में अल्लाह वाहदहू ला शरीक के साथ वो मुलाकात जिसे कुरान करीम में इस तरह दना फ़तदल्ला फ़काना काबा कौसैनी औ अदना, और जो तोहफ़े तहाइफ़ पेश किए गए, क्या नमाज में खूबसूरत तरीके से उस मुकालमे को पेश कर दिया गया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये हकीकत में मुख्तलिफ़ जुमले हैं जो मुकालमा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह वाहदहू ला शरीक का। इस मुकालमे को अल्लाह वाहदहू ला शरीक के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु के साथ पेश किया। ए परवरदिगार, तमाम तहियात तमाम सलावात तेरी ज़ात के लिए रवा हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम तय्यिबात तेरी ज़ात के लिए हैं। जवाबन अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर भी सलामती हो ए नबी, और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकतें आप पर हों। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये सलामती सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं होगी, अल्लाह के जितने भी साले बंदे हैं वो तमाम के तमाम इस सलामती में शरीक हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र मेराज पे जहन्नुम का मुशाहिदा भी कराया गया, और जहन्नुम के इस मुशाहिदे में आपने उन मुख्तलिफ़ लोगों को होता हुआ अज़ाब देखा जो उन मामलात के बारे में था जो वो गलत किया करते थे या सही नहीं किया करते थे। मिसाल के तौर पे नमाज ना पढ़ने वालों का जो अज़ाब वो देखा गया, सूद खाने वाला देखा गया, सदका ना करने वालों का अज़ाब देखा गया, ज़कात ना अदा करने वालों का अज़ाब देखा गया, ज़ना करने वालों का अज़ाब देखा गया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन लोगों के अज़ाब को पेश किया गया
जो उम्मत के मुस्लिहीन हैं, इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन वो इस्लाह को अपने ऊपर जारी नहीं करते, वो दूसरों के लिए इस्लाह करते हैं, अपने आप को उसमें से निकाल देते हैं। और फिर इस मौके के ऊपर ऐसे अफराद को भी देखा गया जो कि दूसरों के ऊपर गीबत करते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र मिराज में इन मुख्तलिफ़ अज़ाब का मुशाहिदा कराया गया ताकि अपनी उम्मत को बताएं कि इन मामलात के हवाले से पहलू तही करें, अपने आप को बचा के रखें, जो करने का काम है उसे किया जाए और जो ना करने का काम है उसे ना किया बिल्कुल जाए। डॉक्टर साहब, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और नाज़रीन ब्रेक के बाद जब हमने वापस आना है तो आज की रात की फजीलत क्या है, कौन कौन सी इबादत और कौन कौन से नवाफिल का अहतमाम आप कर सकते हैं, इस पर बात होगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर रागिब नेमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम जिक्र करेंगे कि आज की रात आप कौन कौन सी इबादत का एहतमाम कर सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा सवाब है। डॉक्टर साहब कहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मुशाहिदात को ज़रूर पढ़ें, देखें और अपने रब से वादा करें कि जो जहन्नुम में दिए जाने वाले अज़ाबात के बड़ी वजूहात हैं हम उनको नहीं करेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये आज की रात में कि अल्लाह वादहु ला शरीक से ये वादा कर लिया जाए कि हम अपनी नमाज को नहीं छोड़ेंगे, हम रोज़े नहीं छोड़ेंगे, हम ज़कात देना नहीं छोड़ेंगे, हम सदका करना नहीं छोड़ेंगे, जो अमाले सालिहा हैं हम उन्हें करना नहीं छोड़ेंगे, और जो अमाले सय्या हैं, जो बुरे अमाल हैं, उन्हें हम नहीं करेंगे। अपने ऊपर पाबंदी कर लेंगे कि हम में से कोई शख्स भी बुरे अमाल की तरफ तवज्जो भी नहीं करेगा, ना उसकी तरफ लगेगा। दूसरी बात ये कि इस्लामी कैलेंडर में रात मुकद्दम होती है, दिन मौखर होता है। रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। अब जब रात पहले आती है तो रात के नमाज इशा बाजमात पढ़ने के बाद ज़िक्र व अज़कार कीजिए। आप किसी भी किस्म की नमाज जो मनकूल है, ज़ाहिर बात है हर घराने के और जो बुज़ुर्ग हैं उनके यहाँ से बात चली आ रही होती है, कहीं पे 20 नवाफिल पढ़े जाते हैं, कहीं पे 12 पढ़े जाते हैं, 2 रकतों के साथ पढ़े जाते हैं, 4 रकात के साथ पढ़े जाते हैं। तादाद की तरफ ना जाइए, आप कोशिश करके भरपूर तरीके से इबादत का एहतमाम कीजिए, और अगर पिछली कोई नमाज रहती हैं तो उन नमाज को क़ज़ा कीजिए। और अहादीस में जो मुख्तलिफ़ रवायात हैं, मरवी हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इस रात में इबादत करने का सवाब 100 साल की इबादत के बराबर भी मिलता है। और अगले दिन रोज़ा रखने का बड़ा सवाब बयान किया गया है, सालों की रोज़ों की इबादत के बराबर भी है, और ये कि 60 महीनों के रोज़ों के बराबर भी इसका सवाब अता किया जाता है। बात यह है, जो भी काम करें खुलूस नीयत के साथ करें, ज़िक्र व अज़कार करें, खुलूस नीयत के साथ करें। नवाफिल पढ़नी है, खुलूस नीयत के साथ पढ़ें। नवाफिल के अंदर 12 रकत नवाफिल 2-2 रकत करके पढ़ने का आता है। 12 रकत के बाद फिर 100 दफ़ा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 100 दफ़ा ये पढ़ा जाए, 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा जाए, और 100 दफ़ा दुरूद पाक को पढ़ा जाए। इसके बारे में इसके बाद फिर अगले दिन दुआ की, अगले दिन रोज़ा रखा जाए, और फिर रोज़ा रख कर जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत भी अता फ़रमाता है। तो ये रातें जो अल्लाह ताला के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ मौजज़ात और मुख्तलिफ़ आमाल की वजह से मुतबर्रक हैं, इन रातों के इस तबर्रुक को हासिल करने के लिए अपने आप को पहले ही से तैयार करने की ज़रूरत है। अगर हम पहले ही से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम इन रातों की बरकत को हासिल नहीं कर सकेंगे, और इन रातों की बरकत को हासिल करने का मतलब, ना हासिल करने का मतलब ये है कि हम दीन से बरगश्ता हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं। देखिए, दीन के साथ जो जुड़ता है, जो दीन के बुनियादी मामलात को मामूल बना लेता है, अल्लाह वादहु ला शरीक की तरफ से उस पर अनायात का नज़ूल होता है, रहमत और बरक़ात का नज़ूल होता है, और फिर वो तय्यबात को पसंद करते हुए हसनात करने पर अपने दिल को हमेशा आमादा पाता है, और उसके मद्दे मुकाबिल वो अपने आप को गुनाहों से पीछे रखने की कोशिश करता है। तो इस रात में दुआ भी ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें
ईमान पर मौत अता फ़रमाए, ईमान पे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और फिर जब इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारी ज़बान पे कलमे का विर्द हो। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, और साथ ही साथ जो इबादत जिनका एहतमाम करना है वो भी डॉक्टर साहब ने तफसीली बयान कर दी है। और आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला के यहाँ जब भी सरबसजूद हों और गिर गिरा के माफ़ी मांगे, और मौजूदा जो कोरोना की सूरत हाल है ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से जो है वो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस वबा का ख़ात्मा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो इबादत आपने बताई हैं बिलाशुबा सभी लोगों को इनका खुसूसी तौर पर एहतमाम करना है। कोई मैसेज आप देना चाहें? देखिए, हम ज़िंदगी गुजारते हुए लोगों के हुकूक अदा नहीं कर पाते हैं। हमें इस रात में अल्लाह ताला के हुज़ूर ये दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह हमें लोगों के हुकूक पूरे पूरे सही सही अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, और फिर जिन लोगों ने एहसान किया है हमें उनका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, क्योंकि अगर हम लोगों के शुक्रगुज़ार होंगे तो फिर हम अल्लाह वाहदहु ला शरीक के शुक्रगुज़ार बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गागिर नबी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा। अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।